तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पार्ट नंबर 4 है, ये आपका लास्ट पार्ट है। ये क्या आपका लास्ट पार्ट है और जितना मैंने बोर्ड में लिखा है ना बस इतना ही इसमें कराने वाला हूं मैं, और फिर ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? फिर मिलेंगे उसके बाद नए चैप्टर में जो उसके बाद वाला है। ठीक है ना? तो देखो वित्तीय प्रबंध जो है पार्ट नंबर 4, उसमें हमारे पास जो अब है वो कार्यशील पूंजी है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर पढ़ा था। अब कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल के ऊपर पढ़ने वाले हम। तो कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है, कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों, अल्पकालीन मतलब होता है शॉर्ट टर्म, छोटे टाइम पीरियड के लिए ना, तो अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होता है। जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होता है, यानी जो अल्पकालीन यानी जो शॉर्ट टर्म जो एसेट्स है उसमें इन्वेस्टेड होता है। बात को समझना, जब हमने स्थायी पूंजी पढ़ा था तो उसमें लॉन्ग टर्म था, यानी दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से, और उसमें अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोग से। उसमें दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग था यानी इन्वेस्टमेंट था, इसमें अल्पकालीन जो सिक्योरिटी होती है, अल्पकालीन जो एसेट्स होती है उसमें क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से। तो उसने बोला कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की जो अल्पकालीन संपत्ति होती है उसमें विनियोजित होता है, अर्थात चालू संपत्तियों से अभिप्राय। ठीक है ना? इसने बोला अर्थात कार्यशील पूंजी से अभिप्राय चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के अंतर से। तो समझने को शुरू बोल क्या रहे हैं, देखो हमने जब स्थायी पूंजी पढ़ा था तो उसमें दीर्घकालीन संपत्ति में विनियोग था, नहीं इन्वेस्टमेंट था। इसमें हमारे पास क्या अल्पकालीन संपत्ति में इन्वेस्टमेंट है। तो कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित होता है, अर्थात चालू संपत्तियों, चालू संपत्तियों मतलब होता है करंट एसेट्स, ठीक है, एवं चालू दायित्व मतलब होता है करंट लायबिलिटी के अंतर को क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसमें फॉर्मूला भी लिखा है, कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल बराबर होता है चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा लो। क्लियर हो गया? उसके बाद ये दो तरह की हो सकती है, या तो शुद्ध कार्यशील पूंजी हो सकती है या सकल कार्यशील पूंजी हो सकती है। शुद्ध कार्यशील पूंजी को इंग्लिश में नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं और सकल कार्यशील पूंजी को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जब भी आपसे कोई पूछे शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या है तो आप ये लिख देना कि चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के अंतर को क्या कहते हैं, शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो कभी भी शुद्ध निकालना हो तो चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा लो, तो सीए माइनस सीएल करोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। बट अगर आपसे कोई ग्रॉस पूछेगा यानी सकल पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट लेनी है, यानी चालू संपत्तियां लेनी है, उसमें से चालू दायित्व नहीं घटाना है। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ, खत्म हो गया इतना पोर्शन कि कार्यशील पूंजी क्या, कार्यशील पूंजी से अभिप्राय पूंजी के उस भाग से है जो एक व्यवसाय की जो अल्पकालीन संपत्तियां हैं उसमें विनियोजित होता है। इसका मतलब चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के अंतर को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है? कार्यशील पूंजी कैसे निकलता है, चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स में से क्या घटा लो, करंट लायबिलिटी घटा लो। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद अगला जो हमारे पास वहीं पे ये नीचे, ये दो तरह का हो सकता है, शुद्ध कार्यशील पूंजी और सकल कार्यशील पूंजी। अगर हम शुद्ध कार्यशील पूंजी की बात कर रहे हैं तो वही चालू जो आपकी संपत्ति होती है उसमें चालू दायित्वों को क्या करना है, माइनस करना है, और सकल बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ चालू संपत्तियां लेनी है, दायित्व नहीं घटाने। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है आपका चालू संपत्तियां क्या होती है, चालू संपत्तियां क्या होती है। तो हमने कहा चालू संपत्तियों से अभिप्राय उन संपत्तियों से, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जिन्हें एक वर्ष के अंतर्गत यानी एक साल के अंदर अंदर नगदी यानी कैश में परिवर्तित किया जाता है। जिनको एक साल के अंदर अंदर कैश में परिवर्तित किया जाता है वो आपका चालू संपत्ति है। जो एक साल से ज्यादा के लिए होते हैं वो स्थायी संपत्ति होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? नोट डाउन भी करते रहे, ठीक है ना? नोट डाउन करते रहो साथ साथ में। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता, हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पहली चीज उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी उत्पादन में निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है ये, नंबर 1। नंबर 2, जो व्यवसाय में तरलता बनी रहती, लिक्विडिटी रहती है आपके पास। उसके अलावा दैनिक व्यय, जो हर दिन के जो खर्चे होते हैं उसके भुगतान में सहायक होता है। चालू दायित्व जो होते हैं यानी जो करंट लायबिलिटी होती है उसके भुगतान में भी क्या होता है, सहायक होता है। और अगर आपको नकद छूट का बेनिफिट लेना है यानी जो कैश डिस्काउंट, नकद छूट मतलब कैश डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए भी क्या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है उसका। ठीक है ना? तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों है? पहला, उत्पादन में ये निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। नंबर 2, जो दैनिक व्यय होते हैं यानी जो हर दिन के खर्चे होते हैं उनका भुगतान करने में सहायक है। जो चालू दायित्व होते हैं उनका भी क्या समय पर भुगतान करने में सहायक है।
उसके अलावा इसने बोला हमें ये तरलता वजह से व्यवसाय में तरलता बनी रहती है, और नगद छूट यानी कैश डिस्काउंट का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, कार्यशील पूंजी होनी चाहिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक। जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। जैसे स्थायी के पढ़े थे बिल्कुल सेम वही है। व्यवसाय की प्रकृति, अगर आपका व्यवसाय निर्माणी व्यवसाय नहीं मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें बहुत सारे पैमाने पे पैसा खर्च होता है, इसलिए यहाँ पे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। मगर अगर आपका व्यापारिक व्यवसाय सिर्फ खरीदना बेचने का काम है तो जो आपका कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है वो कम होगी। इसके अलावा सेवा व्यवसाय है आपका, सर्विस टाइप का काम है आपका, सर्विस देने वेने का, तो अगर ऐसा काम है तो उसमें भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। तो मैंने कहा था आप इस तरह से मैं आपको लिखवाया ताकि आपको पहले समझ में आ जाए हो क्या रहा है, कि बना के तो बेटा कोई भी लिख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मुझे पहले को समझाना क्या लिखूंगा, व्यवसाय की प्रकृति भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है, ये लिख दिया पहले। इसके अंतर्गत अगर आपका व्यवसाय निर्माणी व्यवसाय है तो उसमें बड़े पैमाने पर पैसा खर्च होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, स्टॉक मेंटेन करना होगा, ये सब होता है ना, इसलिए। जबकि जो व्यापारिक व्यवसाय होता है जिसमें खरीदना बेचना है उसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक बनाए रखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये कम होता है। सेवा वाले में भी कोई स्टॉक कुछ मेंटेन करना, खास मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, ये कम होता है, क्योंकि सेवा वाले में तो स्टॉक होता ही नहीं ऐसे, समझ में आ गया। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। नंबर 2, क्रियाओं का पैमाना। अगर व्यवसायिक क्रियाओं का पैमानों का जो फैलाव है, यानी व्यवसाय क्रियाओं का फैलाव अधिक है, यानी आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो तो अधिक, ठीक है, यानी जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, ज्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो पैसा यानी कार्यशील पूंजी भी अधिक चाहिए। और अगर आपका व्यवसाय क्रियाओं का पैमाना कम है, यानी आप बड़े लेवल पे, ज्यादा बड़े लेवल पे आप काम कर नहीं रहे हो, यानी स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका छोटा है, तो ऐसे केस में आपको कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था किसी के पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे पॉइंट समझाए, एक एक को समझ लेना। व्यावसायिक चक्र, इससे बहुत आसान हो रहा है समझना। व्यवसाय चक्र, अगर व्यवसाय में तेजी चल रही है, क्या चल रही है, तेजी चल रही है, तेजी काल चल रहा है, तो उस केस में आपको कार्यशील पूंजी आपको ज्यादा चाहिए होती है, याद रखना। बट अगर मंदी चल रहा है तो कोई खरीदने वाला है नहीं, कोई कुछ है नहीं, तो बहुत ज्यादा बिल्कुल नीचे डाउन पे चल रहा है बिजनेस, जो व्यवसाय डाउन चल रहा है, तो ऐसे केस में आपको जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है वो भी कम होती है। क्लियर हो गया। कच्चे माल की उपलब्धता, अगर आपको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, यानी कच्चा माल के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ रहा और आसानी से मिल जाता है, तो फिर कार्यशील पूंजी आपको कम चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, कम। क्यों, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप खरीद लोगे, आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें, क्यों, क्योंकि आसानी से माल मिल जा रहा है। बेटा अगर आसानी से माल उपलब्ध नहीं है तो आपको बहुत सारा स्टॉक पहले से क्या मेंटेन करना पड़ेगा, और जब स्टॉक मेंटेन करोगे तो फिर पैसा भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसका मतलब कार्यशील पूंजी आपको ये लगेगी, ज्यादा लगेगी। वर्किंग कैपिटल जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है, हमने पढ़ा। ये करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट बेटा आपको पता है ना, बैंक, कैश, स्टॉक, डेटर, ये सब क्या होता है, करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं, समझ में आ गया ना। और क्रेडिटर, BP, ये टाइप की जो आपके होते हैं वो क्या होता है, आपके क्रेडिटर, BP, ये सब क्या होते हैं, ये होता है आपके करंट लायबिलिटी, यानी चालू दायित्व, ठीक है ना। चलो, तो ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है, जो अपने निकाल दिया हमने फॉर्मूला। और दूसरा मैंने आपको बताया करंट एसेट का था बैंक, कैश, डेटर, आपका स्टॉक, आपका BR, करंट इन्वेस्टमेंट, काफी चीजें जो आती है, ठीक है ना। और करंट लायबिलिटी में यानी चालू दायित्वों में क्या क्या आता है, क्रेडिटर हो गया, BP हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, इस टाइप की चीजें, ठीक है। चलो, विकास की संभावनाएं, अगर आपको लगता है भविष्य में विकास की संभावनाएं है तो फिर कार्यशील पूंजी क्या लगेगी बेटा, अधिक लगेगी। अगर भविष्य में विकास की संभावना नहीं है तो कार्यशील पूंजी भी कम लगेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, उनका मेन पॉइंट समझ में आ जाएगा कि क्या ज्यादा विकास है तो फिर क्या चाहिए, नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए। यानी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राम उसका बिजनेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो उसको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होगी, कम होगी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विकास की संभावनाएं ज्यादा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो कार्यशील पूंजी भी क्या लगेगी, अधिक लगेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रतियोगिता का स्तर, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, कंपटीशन का स्तर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है, अधिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो फिर पैसा भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, कार्यशील पूंजी ज्यादा चाहिए। बट अगर वहीं पे प्रतियोगिता का स्तर कम है, यानी पैसा जो है वो जो प्रतियोगिता का स्तर यानी कंपटीशन जो कम है, तो फिर कार्यशील पूंजी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। फिर आता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब होता है इन्फ्लेशन। क्या होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लग जाती है, तो वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। कोई आपसे पूछेगा मुद्रास्फीति क्या होता है, तो मुद्रास्फीति मतलब वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होती है, इसमें
बढ़ने लग जाती है। और जो मनी की वैल्यू है, मुद्रा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कम होती है। तो मुद्रा की वैल्यू कम होती है मगर वस्तु सेवाओं की कीमतें क्या होती है, बढ़ती है। बात को समझना, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और मनी की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। तो आप कहते हैं इतना याद रख लो, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि जब होने लग जाती है लगातार, तो आपकी क्या मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, ऐसे सब चीजें महंगी हो जाती है ना, वही। तो अगर मुद्रास्फीति ज्यादा है तो बेटा फिर पैसा भी ज्यादा चाहिए होगी, हर चीज आपको महंगा महंगा मिलेगा तो पैसा तो चाहिए ना, तो कार्यशील पूंजी ज्यादा चाहिए। बट अगर मुद्रास्फीति कम है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा भी क्या चाहिए, कम। मैं इसको पैसे के फॉर्म में समझा रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए, मैं स्टॉक डाटा के फॉर्म में नहीं समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि ज्यादा हर पॉइंट को मैं स्टॉक डाटा पे लेके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर चीज को स्टॉक डाटा पे लेके आऊंगा शायद आपको भी समझ में भी नहीं आएगा, या आपको सब आसान लगने लग जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, आप अकाउंट के थर्ड बुक के रेशियो कर लोगे तो कुछ चीजें तुम्हें वैसे समझ में आ जाएगी सारी। ठीक है, मौसमी घटक, मौसमी घटक मतलब वस्तुओं की मांग निरंतर। अगर वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष बनी हुई है तो फिर जब पूरे वर्ष बनी रहती है मांग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर कार्यशील पूंजी भी कम चाहिए होती है, कि पैसा आ रहा है जा रहा है सब चलता रहता है। बट वस्तु की मांग निरंतर नहीं है, सीजन पे मांग होती है। जैसे मान लो आइसक्रीम की मांग है सीजन पे, तो उसका फिर स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे इसने बोला आपको कार्यशील पूंजी क्या चाहिए होती है, अधिक चाहिए होती है। ठीक है, तो वस्तुओं की मांग अगर निरंतर है तो कार्यशील पूंजी कम चाहिए, वस्तु की मांग निरंतर नहीं है तो फिर कार्यशील पूंजी अधिक चाहिए। उसके बाद उत्पादन चक्र, यानी कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने में लगने वाला समय, यानी जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में परिवर्तित करने में लगने वाले समय को यहाँ पे क्या बोला गया, उत्पादन चक्र बोला है। अब आपके यहाँ उत्पादन चक्र बहुत बड़ा है, इसका मतलब बहुत टाइम लग रहा है किसी कच्चे माल को फिनिश गुड में बनने तैयार होने में, तो इसका मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर पैसा भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि सारा माल आपका फंसा रहेगा, याद रखना, तो पैसे भी फंसे रहेंगे। ठीक है, बट अगर आपके यहाँ जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बन जाता है, जल्दी बिक जाता है, जल्दी पैसा आता है, जल्दी बनता है, जल्दी बिक जाता है, जल्दी पैसा आता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस केस में फिर पैसा भी क्या चाहिए आपको, कम चाहिए, क्योंकि आ रहा है ना, पैसा चलता रहता है। उसका उधार उपलब्ध कराना, आप जो है ना उधार उपलब्ध करवाते हो या नहीं करवाते हो, यहाँ पे आप करवा रहे हो बेटा, उधार उपलब्ध करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे कि अगर अधिक नकद बिक्री, आप जो बिक्री जो कर रहे हो, सेल जो कर रहे हो, वो ज्यादा कैश में करते हो, किस में करते हो, कैश में, तो अगर कैश में बिक्री करते हो तो पैसा तो तुरंत आता रहेगा, जब पैसा आता रहेगा तो फिर कार्यशील पूंजी मुझे कम चाहिए, क्योंकि आ रहा है मेरा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। बट अगर आप उधार में बिक्री करते हो, यानी आप उधार में माल बेच रहे हो, तो बेटा पैसा आएगा ही नहीं, पैसा नहीं आएगा तो ऐसे केस में दिक्कत होगी फिर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। दोबारा बोल रहा हूं, अगर नकद बिक्री आप करते रहते हो तो फिर पैसा आता जाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इस केस में आपको कार्यशील पूंजी कम चाहिए होती है। बट अगर आप उधार में माल बेच रहे हो तो आपको कार्यशील पूंजी ज्यादा चाहिए होती है। उसके बाद उधार सुविधा मिलना, अब आपको मिल रही है उधार सुविधा, इसका मतलब आप नहीं दे रहे, आपको सामने से उधार सुविधा मिल रही है। तो अगर उधार सुविधा मिल रही है, यानी आपको उधार में माल मिल जाता है, जैसे मान लो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जो आपको माल देता है ना, वो आपको उधार में माल देने को तैयार है, तो क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी मुझे, नहीं। जब मुझे उधार में माल मिल रहा है तो इसका मतलब पैसे की जरूरत कम पड़ेगी। बट अगर उधार में माल नहीं मिल रहा, मुझे पैसों में खरीदना पड़ेगा, तो ऐसे केस में मुझे फिर अधिक पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सामने वाला मुझे उधार दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये देखना है, और इसमें मैं उसको उधार दे रहा हूं ये देखना है, ठीक है ना। उसका प्रचालन कुशलता में देखना है कि आपके यहाँ बिजनेस में कुशलता है, यानी बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अगर कुशलता अधिक है, बहुत अच्छे से काम होता है आपके बिजनेस में, एफिशिएंट लेवल पे काम होता है, एफिशिएंसी के साथ काम होता है, तो ऐसे केस में कम चाहिए होता है क्या, कार्यशील पूंजी। बट अगर आपके कुशलता नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आपके यहाँ है ही नहीं, काम करने में कुशलता नहीं है, तो फिर पैसा भी क्या चाहिए आपको, कार्यशील पूंजी भी अधिक चाहिए होती है। क्लियर? तो देखो ये पोर्शन पूरा था, ये पार्ट नंबर 4 था, ये आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है, ठीक है। आज थोड़ी तबियत डाउन हो रखी है, तो जैसे भी समझाया हो उसको आपको समझ में आ गया होगा। वैसे बड़ी मुश्किल गोलियां खा करके मैं यहाँ पे आया हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि वरना पार्ट छूट जाता है, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।